लोकतंत्र के लिए शब्द जननायकम है, जिसका अर्थ है कि लोग नेता हैं। अगर लोकतंत्र को काम करना है तो जागीरदारी वाले तरीकों को खत्म करना होगा। हम धर्म और जाति से परे जाकर वोट देने की बातें कर रहे हैं, पर पार्टी का क्या? पार्टी नया धर्म बन गया है। सदगुरु प्रणाम। मैंने आज सुबह एक संदेश देखा जो मुझे आपका ट्वीट लगा। नकली समाचार के इस युग में हम कह नहीं सकते कि ये आपका ट्वीट था या नहीं। इसमें कहा गया था कि आपने धारा 370 हटाने का सुझाव दिया है। अगर आप वाकई में इसमें विश्वास रखते हैं तो क्या आप इस बारे में और अधिक बता सकते हैं? See, there is a confusion in the country. देखिए, देश में ये उलझन है कि कौन सी जमीन भारत है और कौन सी जमीन भारत नहीं है। आपको इसे सुलझाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये झगड़े हमेशा चलते रहेंगे। दोनों तरफ से कितनी जानें जा चुकी हैं। आप ऐसा कब तक करना चाहते हैं? हमें तय करना होगा। आप में फैसला करने की हिम्मत होनी चाहिए, वरना अगर आप राष्ट्र को संगठित नहीं करते हैं तो ये समस्या बनी रहेगी। नई पीढ़ी की भी यही उलझन है। उन्हें भ्रम है कि क्या मेरा इस राष्ट्र से संबंध है या इस राष्ट्र से संबंध नहीं है, क्योंकि विभिन्न लोग अलग अलग तरीकों से प्रचार कर रहे हैं। So I am only talking about anything and everything which is coming in the way of integrating the nation must be removed. राष्ट्र को संगठित करने के रास्ते में आने वाली हर चीज को हटाना होगा, और मेरी राय में धारा 370 उन चीजों में से एक है जो आबादी को भ्रमित कर रही है। उन्हें ये नहीं पता कि वो कहाँ के हैं। सद्गुरु, मेरा सवाल नशीले पदार्थों के बारे में है। क्या आपको लगता है कि अगर नेताओं को नशीले पदार्थ दिए जाएं तो हिंसा को रोकने में मदद मिलेगी? अब आप उन्हें नशा देना चाहते हैं, बाकी चीजों से काम नहीं बना। ठीक है, हाँ, ये एक समाधान हो सकता है। वे खुद में इतने अधिक व्यस्त होंगे कि एक दूसरे की चिंता ही नहीं करेंगे। देखिए, हमें यह समझने की जरूरत है। हम हमेशा सोचते हैं कि कोई एक नेता समस्या है, चाहे यहां या वहां। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। तमिल भाषा में, दक्षिणी भारत में तमिल भाषा में लोकतंत्र के लिए शब्द जननायकम है, जिसका अर्थ है कि लोग नेता हैं। That's what it means. People are the leaders. We cannot ये इतना सरल नहीं है कि आप एक नेता को ड्रग्स दें one leader. और हमारी समस्याएं खत्म हो जाएं। इसकी जड़ें उससे कहीं अधिक गहरी हैं। अधिकांश आबादी शायद इसमें शामिल न हो। अगर ये देश की आबादी का केवल 2% ही हो तो भी ये बहुत ही ऊर्जावान 2% आबादी है। 98% आबादी शायद वहां हो, लेकिन वो थोड़ी नींद में है। Maybe they are already drugged. शायद वो पहले ही नशे में हैं। एक तरह से वो हैं। वो अपनी सुस्ती के नशे में हैं। वो अपनी खुद की कहानियों के नशे में हैं। वो इस तरह के विश्वास के नशे में हैं कि एक दिन कोई आकर उन्हें बचाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि हमें उन्हें नशे से बाहर लाने की जरूरत है। वो अलग अलग प्रकार के नशों में हैं जो उन्हें सुलाए रखते हैं। लोगों को जगाने की जरूरत है, न कि लोगों को सुलाने की। लोगों को सुला देना एक अस्थायी हल है, और आप नहीं जानते कि जब वो जागेंगे तब क्या करेंगे। जब नशा उतर जाएगा तब हम नहीं जानते कि वो क्या करेंगे। पर ये एक रंगीन विचार है। गुरुजी, आज सुबह यहाँ ऐसे बेहतरीन लोगों के बीच होना मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले पैनल में किसी सज्जन ने कहा था कि ज़रूरी नहीं हमारे राष्ट्र के नेतृत्व की आवाज़ लोगों की आवाज़ हो, और एक तरह से आपने मुझे वाकई मेरे सवाल तक पहुंचा दिया जब आपने जननायकम की बात की, जिसका मतलब है लोगों का, लोगों के लिए और लोगों द्वारा है। इसलिए एक तरफ हम लोगों को सशक्त बनाने के लिए ऐसे निर्णय लेने की बात कर रहे हैं जिनसे राष्ट्रों को फ़ायदा होगा, लेकिन ये वही लोग हैं जो बड़े पर्दे पर एक काल्पनिक चरित्र के चित्रण पर असहनशील हो जाते हैं और सर काटने की धमकी देते हैं। मेरा प्रश्न है कि हम असहनशील क्यों हैं, और ये सीधे यूएई की सहनशीलता वर्ष से संबंधित है। मुझे किसी का सर काटने वाली बात समझ नहीं आई। ये पद्मावत विवाद से संबंधित है। वो अभिनेत्री। तो हम लोगों को सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं, और हमारे सामने वही लोग छोटे छोटे मुद्दों को उठाते हैं जब हमारे सामने बड़े मुद्दे मौजूद हैं।
देखिए, लोकतंत्र लोगों को कुछ विशेष अधिकार देता है, पर इसमें सभी लोगों के जिम्मेदारी भरे व्यवहार पर जोर देने की कोई खास व्यवस्था नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग अलग अलग तरीकों से इन खास अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। ये मत सोचिए कि ऐसा हमेशा होता है, ज्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं। जहां तक नेताओं के लोगों का प्रतिनिधि होने की बात है, तो आमतौर पर तर्क ये होता है कि सिर्फ 60% लोगों ने वोट दिया है, जिसमें से वर्तमान नेता को केवल 31% वोट मिले हैं, तो वो देश का नेता कैसे हो सकता है? तो बचे हुए 40% लोग क्या कर रहे हैं? जब उन्होंने वोट ही नहीं दिया है, तो उन्हें टिप्पणी करने का भी हक नहीं है। तो अगर ये आपके लिए मायने रखता है, तो आपको वोट देना चाहिए। ये एक विशेष अधिकार है, आपको ऐसा करना चाहिए। अब सवाल है कि इसे कैसे करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आ रहे हैं और शायद आप में से कई लोग भारत में वोट देंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर लोकतंत्र को काम करना है, तो जागीरदारी वाले तरीकों को खत्म करना होगा। जैसे कि अगर एक परिवार भी एक इकाई के रूप में वोट देता है, तो ये लोकतंत्र नहीं है। गुप्त मतदान रखने का कारण यही है कि हर कोई खुद सोचकर वोट दे सके। अगर आप एक परिवार के रूप में वोट देते हैं, या एक संप्रदाय या एक धर्म के रूप में वोट देते हैं, या फिर अगर आप एक पार्टी के रूप में भी वोट देते हैं, मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जिससे मैं देश के सभी राजनीतिक दलों में अलोकप्रिय हो जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ही हटा दी जानी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं विशेष रूप से अमेरिका में देखता हूं, अगर आप किसी से पूछें तो वो कहता है कि मैं एक रिपब्लिकन हूं। क्यों? मेरे पिता एक रिपब्लिकन थे, मेरे दादा एक रिपब्लिकन थे, इसीलिए आपका वोट पहले से ही तय है। ये जागीरदारी वाला तरीका है। इसमें लोकतंत्र कहाँ है? हम भी तेजी से वैसे बन रहे हैं। हमारे देश में शुरुआत में ऐसा नहीं था, लेकिन अब हम तेजी से वैसे बन रहे हैं। मुझे लगता है कि ये राजनीतिक सदस्यता नहीं होनी चाहिए। एक सीमा होनी चाहिए। अगर उन्हें पार्टी चलाने के लिए थोड़े बहुत लोगों की जरूरत है, जैसे कि 500 लोग या 1000 लोग, तो उतने लोग सदस्य हो सकते हैं। आम जनता को सदस्य नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही प्रतिबद्ध हो जाते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। हर चुनाव में आपको मूल्यांकन करना चाहिए कि पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ है, क्या कोई फायदा है, क्या हमें उन्हें एक और मौका देना चाहिए या नहीं। ये बात हर इंसान को तय करनी चाहिए। अगर एक समूह में वोट तय करते हैं क्योंकि आप पार्टी के एक सदस्य हैं, या किसी धर्म से जुड़े हैं, या फिर जाति आदि के होने के कारण, तो ये कोई लोकतंत्र नहीं है। ये लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ जागीरदारी है, और ज्यादातर देश ऐसे बनते जा रहे हैं। विशेष रूप से अमेरिका में ये हो रहा है, और भारत उसी ओर जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर हम सुधार चाहते हैं, हम धर्म और जाति से परे जाकर वोट देने की बातें कर रहे हैं। पर पार्टी का क्या? पार्टी नया धर्म बन गया है। ये महत्वपूर्ण है कि सदस्यता नहीं होनी चाहिए, और लोगों को चुनाव से ठीक पहले तय करना चाहिए कि वो किसे वोट देना चाहते हैं, वरना हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का नाश कर देंगे। सद्गुरु जी, आपको सुनकर हमेशा खुशी होती है। आज आपके पास फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे स्थान हैं जो राष्ट्रीय सीमाओं का बिल्कुल सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए जब हम देश की सीमाओं की बात करते हैं, तो क्या हम 19वीं सदी की सोच की बात कर रहे हैं जो पूरी तरह से पुरानी हो गई है? निश्चित रूप से, लेकिन हमें उस जगह को समझने की जरूरत है जिसकी हम बात कर रहे हैं। दुनिया के 33% कुपोषित बच्चे भारत में हैं। हमारी लगभग 1/3 आबादी 19वीं सदी में भी नहीं है, वो 18वीं या 17वीं शताब्दी में है। और जब वो उस हालात में हैं, तब हमारा 21वीं सदी की बातें करना जैसे कि सभी का जीवन वैसा हो, ये ठीक नहीं है। अभी आपको राष्ट्र की सीमाएं मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि इन्हें मजबूत किए बिना आप लोगों को संबोधित नहीं कर सकते। जब आबादी सुख समृद्धि के एक खास स्तर पर आ जाए, तब बेशक हमें इन सीमाओं को ढीला करना होगा। हमें यह समझना चाहिए कि सामाजिक विकास के अलग अलग स्तरों पर राष्ट्र निर्माण अलग अलग तरीकों से होता है। दुर्भाग्य से पहले 25-30 वर्षों में अगर हम एक विकसित राष्ट्र बन गए होते,
तो हम एक अलग बात कर रहे होते, मैं निश्चित रूप से एक अलग बात बोल रहा होता। लेकिन मेरा 70% कार्य ग्रामीण भारत में है। और हम किस 21वीं सदी की बात कर रहे हैं? 21वीं सदी की बात हम सिर्फ तब करते हैं जब हम बैंगलोर, मुंबई जैसी जगह पर हो। जब हम गांव में होते हैं, हम 18वीं सदी की बातें करते हैं। यही हालत है उन लोगों की। So, तो जब हम somewhere, देश की 100% आबादी के बारे में एक साथ कुछ नहीं कर पा रहे, तो कम से कम बुनियादी पोषण का सुधार तो होना चाहिए। सिर्फ तभी हमें सीमाओं को खोलने के बड़े विचारों की बातें करनी चाहिए। सबसे पहले भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अगर उनमें आर्थिक रूप से थोड़ी बहुत समानता हो तो सीमाएं खोलना कारगर होगा। वरना जब असमानता बहुत भारी हो और आप सीमाएं खोल दें तो उथल पुथल होगी और हर हाल में संघर्ष होगा। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आर्थिक सीमाओं को ढीला करें, राजनीतिक सीमाओं को कड़ा रखते हुए आर्थिक सीमाओं को कुछ समय के लिए ढीला करें, क्योंकि अर्थव्यवस्था को बढ़ाए बिना, अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ाए बिना वाकई कोई समाधान नहीं है। क्योंकि एक छोटी रोटी को आप जैसे भी तोड़ें, उससे काम नहीं बनेगा। हमें इसे बड़ा बनाने की जरूरत है। जब अर्थव्यवस्था का आकार काफी बड़ा हो जाए और इसके पर्याप्त बड़े होने के लिए इन राष्ट्रों को कम से कम आर्थिक तौर पर एक होकर काम करना होगा। at least there is some kind of loose union. अर्थव्यवस्था चलाने के लिए कम से कम ऊपरी तौर पर एक गठबंधन हो। उसके बाद हम देश की सीमाओं को ढीला करने की बात कर सकते हैं।